चलो जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडो रशिया रिलेशंस। कुछ हमने कल डिस्कस किया था, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में। आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीजों को। ठीक है, इससे पहले हमें रशिया की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। रशिया में 1917 तक रशियन एम्पायर था, विच वाज अंडर सार निकोलस सेकंड। ही वाज द रूलर ऑफ दिस एम्पायर। और 1917 में ही क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन जो है ये दो ग्रुप्स के बीच में हुई थी। हमने वर्ल्ड वॉर टू के बारे में पढ़ा था। वर्ल्ड वॉर वन दो ग्रुप्स के बीच में हुई थी। एक थे अलाइज और एक थे सेंट्रल पावर्स। ठीक है, तो सेंट्रल पावर्स में हमारे पास यूके था, रशिया था, यूएसए था, फ्रांस था। दूसरी तरफ हमारे पास जर्मनी था, इटली, ऑस्ट्रिया, ये कुछ कंट्रीज थी। अब जैसे हम बोलते हैं कि यूएस और रशिया जो आपस में फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, उनके बीच में कोल्ड वॉर थी, लेकिन दोनों वॉर्स जो है वो दोनों एक ही साथ लड़े, एक ही साइड से लड़े। यहाँ पे अलायंस में रशिया भी था, यूएसए भी था, लेकिन एक टाइम पे नहीं लड़े। 1917 में रशिया को विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कब हुई? 1914 से 19 तक, ये 5 साल तक ये वॉर चली। 1917 में रशिया ने विड्रॉ कर ली और यूएस जो वो 1917 में आया। दोनों लड़े एक ही साइड से, लेकिन एक साथ नहीं लड़े। जब एक ने विड्रॉ किया तो दूसरा आया। अब विड्रॉ करने के पीछे रीजन क्या था कि 1917 में हुई रशियन रेवोल्यूशन। और ये रशियन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इसी टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही है। इंडिया में भी नेशनलिज्म आ चुका है और इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट लड़ाई चल रही है। इंडिपेंडेंस किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, अब यहां पे ये जो लड़ाई चल रही है ना रशिया में, ये लड़ाई को लीड कौन कर रहा है? जार निकोलस टू, जो किंग है। लेकिन इसी की कंट्री में इसी के अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो जाते हैं जो बोलते हैं कि रशिया को आप, रशियन एम्पायर को आप यहां से वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ करो, क्योंकि रशिया जो है वो एशिया में, लड़ाई चल रही है यूरोप में, इतनी दूर जो है हम सोल्जर्स को भेज रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है। जब भी एक कंट्री वॉर में इन्वॉल्व होती है उसकी इकोनॉमी फेल हो जाती है। मान लो आज इंडिया लड़ाई में चल जाए तो सारा का सारा सरकार का पैसा तो डिफेंस में लग जाएगा, तो इकोनॉमी फेल हो जाएगी। तो वैसे ही इकोनॉमी फेल होनी शुरू हो गई रशिया में। किसकी वजह से? एक लीडर आया, व्लादिमीर लेनिन। ये व्लादिमीर लेनिन ने रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज, किसी भी तरह का चेंज। तो ये चेंज है फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब क्या है? किंग सिस्टम होगा। रिपब्लिक का मतलब क्या है? इलेक्टेड हेड होगा, जैसे इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन आया अगेंस्ट द जार निकोलस टू एंड ही वाज फोर्स्ड टू विड्रॉ रशिया फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन। और 1917 में दो रेवोल्यूशन हुए, एक फरवरी में हुआ और एक अक्टूबर में हुआ। ये जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन रशिया में। दोनों जो रेवोल्यूशन है वो 1917 में ही हुए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फाइनली व्लादिमीर लेनिन जो है इसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। और ये क्या लेके आया रशिया में? कम्युनिज्म। और इसी को लेनिनिज्म भी बोलते हैं, इसी के नाम से लेनिनिज्म। ये कम्युनिज्म क्या आइडियोलॉजी है? अब कम्युनिज्म इज अगेंस्ट, याद रखना, कम्युनिज्म इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेटाइजेशन। ये जो कंट्रीज हैं सारी, ये सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज है। और रशिया जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो, ये व्लादिमीर लेनिन थोड़ी इन्वॉल्व है, ये तो किंग इन्वॉल्व था। तो एक्चुअली व्लादिमीर लेनिन जो था वो यूके के अगेंस्ट भी था, यूएस के अगेंस्ट भी था, फ्रांस के अगेंस्ट भी था। ये सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज है। और कम्युनिज्म क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट कम्युनिज्म एक ही चीज है। सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है? सोशलिज्म में देयर इज नो स्टेट। मतलब के, मतलब स्टेट का मतलब क्या है? कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट नहीं होगा। कम्युनिज्म में गवर्नमेंट होगी जिसके पास सारी प्रोडक्शन की पावर होगी, जो आगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। जैसे महात्मा गांधी का जो सोशलिज्म का आइडिया था, एक यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपिया का मतलब क्या है? कि एक आइडिया है, एक आइडल सोसाइटी जो कभी भी बन नहीं सकती, जिसको महात्मा गांधी ने बोला राम राज्य, या आजकल ये वर्ड चलता है राम राज्य।
अब महात्मा गांधी क्या बोलते थे कि पुलिस नहीं होगी, आर्मी नहीं होगी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग क्राइम ही नहीं करेंगे। पुलिस का क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। जब लोग कोई लॉ तोड़ेंगे ही नहीं तो पुलिस की क्या जरूरत है? जब वॉर होगी ही नहीं तो आर्मी की क्या जरूरत है? सोशलिज्म कुछ ऐसा है। सोशलिज्म से पहले मार्क्सिज्म आया, कार्ल मार्क्स ने दी है आइडिया सारी। उसके बाद फिर कम्युनिज्म आया, जो कि ये रशिया और चाइना ने अडॉप्ट किया। इसलिए आज देखो रशिया चाइना में जो पावर है वो सारी एक सुप्रीम लीडर के पास है। और इनमें क्या है कि कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। अब व्लादिमीर लेनिन, कितने सालों से व्लादिमीर लेनिन ही है प्रेसिडेंट? हाँ जी, ये सॉरी, व्लादिमीर पुतिन। आज व्लादिमीर पुतिन इतने सालों से यही है, और 2030 तक यही रहने वाला है। 31 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यही रहेगा। जैसे चाइना है, शुरू से शी जिनपिंग ही है, और आगे आने वाले टाइम तक शी जिनपिंग ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, देयर इज ओनली वन पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी। इंडिया के साथ हम इसको डिफरेंशिएट करें, इंडिया इज मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है, जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, ये सारी टू पार्टी सिस्टम, इनमें दो ही पार्टीज है बस। जैसे यूके है, दो ही पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। यूएस है, दो ही पार्टी। ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे एक ही पार्टी बनी, पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, जिसके ये लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, और व्लादिमीर लेनिन ने उसके बाद 1923 में यूएसएसआर की एस्टेब्लिशमेंट। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, एक चीज मैं आपको भी बताऊंगा, वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन यहां पे बताना जरूरी है। फेडरलिज्म, एक फेडरल सेटअप की शुरुआत हुई जब यूएसएसआर बना, तो फेडरलिज्म जो है फंक्शन में। फेडरलिज्म क्या होता है? 9th क्लास चैप्टर 1 है, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। सुना है वर्ड फेडरलिज्म, फेडरल? हाँ जी, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए हैं, पवलीन, सिमरनजीत, सुकृति। पवलीन और सिमरनजीत ने तो आपने पढ़ी भी है पॉलिटी, बताओ फेडरलिज्म क्या होता है? किसी को नहीं पता। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between different levels of government। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स है, उनमें पावर्स डिवाइडेड है, उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में कौन कौन से लेवल्स है गवर्नमेंट के? कौन कौन से? तो ऑर्गन है, मैं लेवल्स पूछ रहा हूँ। सेंट्रल, स्टेट, लोकल, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये हमारा फेडरल सेटअप है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है। इसको फेडरलिज्म बोलते हैं। इंडिया फेडरल जो बना है वो तो इंडिपेंडेंस के बाद बना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ठीक है, वो हम समझेंगे कि एक्चुअली फेडरल नहीं है, इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल, मतलब झूठा फेडरल है। एक्चुअल में सेंटर के पास ज्यादा पावर है, इक्वल डिवीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब यूएसएसआर बना तो यूएसएसआर एक फेडरल सेटअप का कंट्री बना, मतलब यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइडेड है। अब लेवल्स क्या थी? यूएसएसआर में एक मेन कंट्री है रशिया, और बाकी छोटे छोटे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जिनके बीच में पावर्स को उसने डिवाइड किया हुआ। जैसे मान लेते हैं हम ये रशिया है, और इसके साथ छोटी छोटी कंट्रीज है जुड़ी हुई है, और इन सबको कंप्लीटली हम बोलते हैं यूएसएसआर, क्योंकि ये सारे के सारे रिपब्लिक्स हैं। अभी बताया, रेवोल्यूशन हुआ, रिपब्लिक बना, मतलब इलेक्टेड हेड्स हैं, इन सब में इलेक्टेड हेड्स। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब ये सारा की क्या आइडियोलॉजी है? सोशलिस्ट। सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सोशलिज्म का मतलब क्या है? वर्कर्स, पीजेंट्स, इनको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म में भी इंडस्ट्री है, सोशलिज्म में भी इंडस्ट्री है, लेकिन कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? इंडस्ट्री के ओनर्स के पास। सोशलिज्म में पावर किसके पास है? इंडस्ट्री के वर्कर्स के पास। सोशलिज्म में आप देखोगे कि ट्रेड यूनियंस बनते हैं, ट्रेड यूनियंस बनते हैं, और जो ट्रेड यूनियंस जो है वो अपना एक लीडर चूज करते हैं, और वो जो लीडर होता है उसका डायरेक्ट रोल होता है मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज में। जैसे इंडस्ट्री में कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है मान लो,
यहाँ कोई उसका बोर्ड बैठता है जिसमें सारे जो ओनर्स हैं वो बैठते हैं, तो उसमें से एक ट्रेड यूनियन का लीडर भी होगा, क्योंकि उसका रोल है पूरे इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए, जो कि अल्टीमेटली वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फार्मर यूनियंस अगर बन रहे हैं तो वो सोशलिज्म का पार्ट है, कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कि सबके पास परचेजिंग पावर हो, सबके पास पैसा खर्चने की पावर हो। लेकिन कैपिटलिज्म में ऑपोजिट है। कैपिटलिज्म में जो मनी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मनी इन वेरी फ्यू हैंड्स, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया में सोशलिज्म भी है कैपिटलिज्म भी है, लेकिन अल्टीमेटली कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म सिर्फ कहने को है। इंडिया में 99% ऑफ पॉपुलेशन इज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ओनली 1% पॉपुलेशन। अगर हमारे देश में मान लो कि 100 लोग हैं और 100 रुपया है, तो 100 लोगों में से एक वो बंदा जिसके पास 99 रुपीज है, सिर्फ एक बंदे के पास 100 में से 99 रुपीज है, अब बाकी बचा कितना, 1 रुपया, वो बाकी बचे हुए 99 लोगों ने अपने आपस में डिवाइड किया हो। ऐसे मनी की कंसेंट्रेशन है हमारी कंट्री, और इसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो और चीजें लेके आती है कि प्राइवेटाइजेशन कम हो सके, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। चलो कोई बात ठीक है, इतना समझ आया। तो एक पहला फेडरल सेटअप का देश बना 1923 में, और अब इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ, इंडिया के नेशनल मूवमेंट में ये जो लेनिनिज्म था, या हम कहें कम्युनिज्म, ये डायरेक्टली इंडिया में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को इसने इन्फ्लुएंस किया। 1925 में इंडिया में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी बाय अ लीडर नेम्ड एम.एन. रॉय, जो कि 1920 में रशिया गए थे, जब यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन खत्म हुई थी। यूएसएसआर बना नहीं था अभी, लेकिन उस टाइम से बहुत अच्छे रिलेशंस जो है वो इंडिया के साथ बनने शुरू हो गए रशिया के। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है और आईआर का भी पार्ट है, समझना बहुत जरूरी है आज जो हमारा प्रेजेंट इंडिया रशिया के रिलेशन है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद मेरे पास पीपीटी है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा सारा। तो पहली बार इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, और कल भी मैंने आपको बताया था जब वहां पे रशियन रेवोल्यूशन चल रही थी तो इंडिया से लोग जाते थे वहां पे रशिया में बॉम्ब मेकिंग की ट्रेनिंग लेने। सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया को छोड़ा उन्होंने, तो वो निकल के रशिया गए, जब इंडिया से भागे, जब इंडिया में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था 1940 में, इंडिया से निकले रशिया गए, फिर रशिया से जर्मनी गए। हिटलर जो था वो भी सोशलिस्ट कंट्री थी, हिटलर भी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे अलग अपनी पार्टी बनाई, सीएसपी, कांग्रेस में से पार्टी बनी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो वो सारी की सारी इंस्पिरेशन जो है वो रशिया से आ रही है, या यूरोपियन सोशलिज्म से आ रही है। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ी सी अपनी ब्रीफ हिस्ट्री हो गई कि रशिया फॉर्म कैसे हुआ और इंडिया और रशिया के रिलेशंस जो है वो स्टार्ट कैसे हुए। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में, ये बस एक फ्लो चार्ट है समझने के लिए। सबसे पहले एक रशियन ट्रैवलर अफनांसी निकितिन, ये इंडिया आया 1468 में। ठीक है, सबसे पहले जो रशिया और इंडिया का एक लिंक बना। अब मिडिवल टाइम्स में इंडिया में 1468 में क्या था, यहां पे 1468 में इंडिया में दिल्ली सल्तनत था। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया आए। एक बड़ा फेमस ट्रैवलर था इब्न बतूता, सुनो उसका नाम, इब्न बतूता। ये मोरक्को से आया था। मोरक्को कहां पे, अफ्रीका में, वहां से। ठीक है, इटली से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, रशिया से ट्रैवलर्स जो है अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते होते थे और नॉलेज को गेन करने के लिए। जैसे चाइना से बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया आए, फाहेन आया, हिंसैंग आया। अब हमारी जो मिडीवियल और एंशिएंट हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री के सोर्सेज यही ट्रैवलर्स के अकाउंट्स है, बुक्स है, क्योंकि यहाँ आके ये कोर्ट में देख रहे हैं कि चल क्या रहा है और उन चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वही हम आज रेफर करते हैं। बिल्कुल यही एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। हमने कल ही रेनेसा डिस्कस किया था, तो रेनेसा में लोगों ने घूमना शुरू कर दिया ना, बाहर को जाना शुरू कर दिया। ठीक है, इंडिया का डायरेक्ट रूट था, यूरोप के साथ डायरेक्टली इंडिया कनेक्टेड था। जैसे देखो, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, दिस वी हैव यूरोप, इसके नीचे अफ्रीका है, यहाँ पे एशिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कहीं इंडिया। ये हमारा वर्ल्ड है। अब ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सारा आपस में थ्रू लैंड कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक पुराना एक रूट होता था, सिल्क रूट, जो ईस्टर्न चाइना को
नॉर्दर्न यूरोप और साउदर्न अफ्रीका के साथ जोड़ता होता था। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसके बारे में पता लगा 1460 में जाके, जब वो क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया आना था, गलती से चला गया नॉर्थ अमेरिका, और वहां जाके उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो मैं वेस्ट में आ गया हूँ, मुझे तो ईस्ट में जाना था। अब वो यहाँ से यूरोप से निकला, उसको वेस्ट में जाना था, वो ईस्ट में आ गया, और आना इंडिया था। तो यहाँ पे जो जहां पहुंचा उस जगह का नाम रख दिया वेस्ट इंडीज, जो वेस्ट में इंडिया है। ठीक है, आज जो वेस्ट इंडीज हम बोलते हैं, एक्चुअली नाम उसका ऐसे रखा गया बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। और उसी के पीछे पीछे आया वास्को डी गामा, जिसने इंडिया का रास्ता ढूंढा थ्रू सी। अब थ्रू लैंड तो कनेक्टेड था ना ये, लेकिन हुआ क्या था, मिड 15 सेंचुरी में यहाँ पे सिल्क रूट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक मुस्लिम एम्पायर बना यूरेशिया में, ऑटोमन एम्पायर। ये मिडिवल में पढ़ोगे आप ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर ने ये सिल्क रूट को बंद कर दिया, तो दिस बिकेम अनसेफ फॉर यूरोपियंस टू ट्रेवल टू इंडिया। तो इसलिए अब उनमें रेस लग गई कि इंडिया के लिए सी रूट कौन सबसे पहले ढूंढेगा। तो वो सी रूट सबसे पहले पोर्तुगीज ने ढूंढा। तो थ्रू सी पोर्तुगीज आए, यूरोपियन फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया थ्रू सी पर पोर्तुगीज, लेकिन उससे पहले बहुत सारे यूरोपियंस आ चुके थे इंडिया। और सेम ऐसे ये रशियन ट्रैवलर था जो कि इंडिया आया सबसे पहले। तो पहली बार इंडिया रशिया का ऐसे लिंक बना। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में है, जहां से वास्को डी गामा आया। ठीक है, इट इज द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, यहां पे बिल्कुल। तो सी कोई नहीं आया था, क्या लिखा हुआ, ये क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा, ये दोनों निकले थे। चलो आप देख के बताना मेरे को कौन। ठीक है, ये वास्को डी गामा अफ्रीका तक आ गया था, अफ्रीका के आगे इसको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अफ्रीका में इसको एक गुजराती बंदा मिला, अब्दुल माजिद। वो एक गुजराती पायलट था जो कि ट्रेड करता होता था अफ्रीका और इंडिया के बीच में। तो उसने बोला कि आप मेरे पीछे पीछे अपनी बोट लगाओ। तो फिर वो उसको लेके आया और वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचा, आज जो कोजी कोड है केरला में, वहां पे सबसे पहले। ठीक है, आप देख के बताना कौन है। तो ये केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका के साउथ से। चलो उसके बाद 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया और रशिया के सबसे पहले बने। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे अब हम डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी है, चाहे वो डिफेंस है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, उन सारे सेक्टर्स में। ठीक है, एंड 1965 में सोवियत यूनियन सर्व सक्सेसफुल एज अ पीस ब्रोकर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई। ठीक है, और लड़ाई के बीच में सुलह करवाने वाला सबसे बड़ा जो पावर थी वो रशिया थी। ठीक है, एक ब्रोकर की तरह काम किया उसने, एक मिडलमैन की तरह काम किया। एंड 1971 में जब हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, कल भी हमने डिस्कस किया था, सोवियत यूनियन ने हमें हेल्प किया, क्योंकि यूएस ने हमें हेल्प करने से मना कर दिया। तो उस टाइम पे इनकी एक ऑफिशियल ट्रीटी साइन हुई, द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इस टाइम तक यूएसएसआर ही, अभी रशिया नहीं बना। एंड आफ्टर दैट इन 1993 में यूएसएसआर ब्रेक अवे हो चुका है, रशिया बन चुका है 1991 में। तो रशिया के साथ आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, इंडिया रशिया एंटर्ड इनटू अ न्यू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। मतलब ये दो ट्रीटीज हैं, लेकिन ये डिफरेंट कैसे हैं, ये और ये यूएसएसआर के साथ थी, ये रशिया के साथ। अब यूएसएसआर से जितनी कंट्रीज निकली अलग हुई, उन सब ने भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की, आज है भी। जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं आज, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितनी भी कंट्रीज हैं सारी, ये सारी यूएसएसआर से निकली, और आज इंडिया के साथ इनके बहुत अच्छे बायलैटरल एग्रीमेंट्स। एक पाइपलाइन बन रही है अभी, TRAI, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया। तो ये पाइपलाइंस के थ्रू केमिकल्स, गैसेस, ऑयल्स, ये सारे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे पाइपलाइंस के थ्रू। तो ये बिल्कुल सेंट्रल एशिया में बन रही है, और ये हर कंट्री के लिए हेल्पफुल होगी। यहां से भी हम वहां पे ऑयल एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, इंपोर्ट्स भी करेंगे। Then 1994 India and Russia entered into a bilateral military technical cooperation agreement कि हम मिलिटरीली भी सपोर्ट करेंगे इंडिया को। देखो डिफरेंस क्या है, इस टाइम तक यूएस के साथ भी इंडिया की बहुत सारी मिलिट्री डील साइन हो चुकी थी, लेकिन यूएस क्या करता था, हमें अपने चीजें जो है वो सेल कर देता था, टेक्नोलॉजी नहीं देता था। अब यूएस से मान लो हमने कोई हेलीकॉप्टर लिया, तो यूएस ने हमें हेलीकॉप्टर बेच दिया, लेकिन उसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दी। रशिया स्पेशल कैसे है कि रशिया हमें साथ में टेक्नोलॉजी भी बताता है, टेक्नोलॉजी भी देता है। जैसे आपने सुनी होगी एक बहुत फेमस राइफल है AK-47, है ना, AK-57, AK-93। ये AK का मतलब क्या है, एडम, हाँ जी, एफ्टोमेट कलाशनकोव। ठीक है, वैसे अब इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कलाशनकोव। 47 राउंड्स मारता है एक बार। अब ये एक रशियन राइफल है, लेकिन ये अब इंडिया में बन रही है।
इंडिया में जहां पे भी गन्स बनती है उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, यूपी में एक जगह है अमेठी, वहां पे बनती है ये अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो हम अगर बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी दी है, हमें उन्होंने वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड की है, लेकिन यूएस हमें एक्सपर्टीज नहीं प्रोवाइड करता। तो ये जो हमने एग्रीमेंट साइन किया 94 में, ये एग्रीमेंट था कि वो हमें सपोर्ट करेंगे मिलिटरीली। जैसे सुखोई सीरीज के फाइटर जेट्स हैं या मिग सीरीज के फाइटर जेट्स हैं, उनको हमें टेक्नोलॉजी भी देंगे। अब ये जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि हमें दे दिया अब हम चलाई जाएंगे। ये 500 आवर्स का फ्लाइंग टाइम होता है बस इनका, उसके बाद इंजन चेंज होता है इसका। अब इंजन तो हमारे पास है नहीं, तो इंजन अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे या बाहर से परचेज करेंगे तो वो एक्सपर्टीज चाहिए हमें। जैसे अभी हमने रशिया से वो लिया, फ्रांस से अभी हमने कौन से फाइटर जेट लिए, फ्रांस तो फ्रांस से हमने लिए थे राफेल। अब राफेल भी ऐसा है 500 आवर्स उसका रन टाइम है, और हर हफ्ते उसको उड़ाना पड़ता है। एक बार खड़े रहेंगे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उसका मतलब आप देखो हर हफ्ते अगर हम उसको उड़ा रहे हैं 2 से 3 घंटे कर रहे हैं तो 500 घंटे का रन टाइम है उसका। तो अराउंड 4 से 5 साल तक लाइफ है मैक्सिमम एक इंजन की। उसके बाद इंजन चेंज होगा ही होगा। तो इसलिए हमें फ्रांस के साथ बना के रखने की जरूरत है। फ्रांस के साथ हम लड़ लेंगे तो हमें इंजन कौन देगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपर्टीज तो दी नहीं, हमें टेक्नोलॉजी तो दी नहीं। तो ऐसे ही रशिया हमें टेक्नोलॉजी दे देता कि अच्छा जी ऐसे बनाना है आपने। अब हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इंडिया में बना रहे हैं, और ये प्रॉब्लम भी है एक रशिया के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया रशिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ये प्रॉब्लम है कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजनाइजेशन कर रहा है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कम होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2000 में डेक्लेरेशन ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया रशिया टाइज हैव एक्वायर्ड अ क्वालिटेटिव न्यू कैरेक्टर विद एनहांस्ड लेवल्स ऑफ कोऑपरेशन, ये इकोनॉमी के लिए था। और लास्ट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एलिवेटेड, ये एक स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम एक स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप करेंगे एक दूसरे में, मतलब एक अच्छी प्रेफरेंस देंगे एक दूसरे को ग्लोबल लेवल पे। उसके बहुत सारे एविडेंसेस है हमारे पास। जैसे कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू जब यूएनओ में जाता है ना, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें यूएस भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। तो यूएस सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और रशिया सपोर्ट करता है हम, चाइना हमें कहां सपोर्ट करेगा। तो वो रशिया हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, क्योंकि हमारा एक स्पेशल पार्टनर है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चलिए कुछ कॉपरेशन है, पॉलिटिकल कॉपरेशन, इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। पॉलिटिकल कॉपरेशन क्या है कि हम ऑफिशियल स्टेट विजिट करेंगे एक दूसरे की कंट्री। इंडिया का लीडर जाएगा और रशिया का लीडर आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मान लो कि अब G20 समिट चल रही है, G20 में इंडिया का लीडर भी गया, रशिया के लीडर भी गया। G20 के साइडलाइंस पे हम आपस में भी मिलेंगे। जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ, उसकी अब समिट चल रही है, तो सारी कंट्रीज आई हुई है, इंडिया भी है, रशिया भी है। वो तो समिट चल ही रही है, लेकिन उसके साइडलाइंस पे भी हम एक मीटिंग करेंगे, फॉर्मल मीटिंग करेंगे। ये सारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हैं, और इनमें करते क्या है, ये डील साइन करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, ये न्यूज में आती रहती है। जैसे G20 हुई, उसके साइडलाइंस में पीएम मोदी इसको मिले, इसको मिले, इसको मिले, और उन्होंने क्या डील साइन की। पीआईबी के डायरेक्ट प्रेस रिलीजेस आती हैं, उसमें आप पढ़ सकते हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से। ठीक है, सो एनुअल समिट मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन इज हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म। अब इसमें नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वहां का प्रेसिडेंट कोई भी हो, बस इन्होंने मिलना है आपस में। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 2000 से कि हम मिलेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने ये इनफॉर्मल मीट भी स्टार्ट की थी जगह सोची, रशिया में 2018 में। एक तो था फॉर्मल जो मिलना ही मिलना, इनफॉर्मल तो ऐसे ही चलेगी विदाउट एनी इन्विटेशन। ठीक है, एक होता है स्टेट विजिट कि जब आपको ऑफिशियल इनविटेशन आया, जैसे भी मोदी जी गए थे यूएस, तो उनको एक स्टेट विजिट था वो यूएस का, कि उनको एक इनविटेशन आया था, फिर वो वहां के पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां के एमएलए एमपीज को एड्रेस करते हैं। वहां पे ये कैंपेनिंग चली थी ना पूरी, हाउडी मोदी, सुना कि जो बाइडेन से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप था, तब डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शंस थी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शंस थी, तो उन्होंने मोदी जी को बुलाया था, और मोदी जी ने वहां पे जाके उन इंडियंस को बोला कि आप डोनाल्ड ट्रंप को वोट करो, ये कैंपेनिंग के लिए। ये सारी पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स है, क्योंकि डायस्पोरा बहुत सारा ना, बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो यूएस में है। अब वो मोदी जी की बात सुनेंगे, और वहां पे जाके उन्होंने बोला था, जैसे यहाँ पे इंडिया में बोलते ना आएगा तो मोदी, वहां जाके बोला आएगा तो ट्रंप ही, इस बार ट्रंप सरकार। ठीक है, ऐसे इसके अलावा जो बड़े हमारे पास मीटिंग्स होती हैं उसके साइडलाइंस पे भी मिलते हैं, जैसे कि ब्रिक समिट है, एससीओ समिट है,
G20 की समिट। ठीक है, इसके अलावा द समिट प्रोवाइड एन ओकेजन ऑफ बोथ लीडर्स टू डीपन द फ्रेंडशिप, एक्सचेंज व्यूज ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, जितने भी प्रॉब्लम चल रही है उनमें क्या क्या आपके व्यू पॉइंट्स, बस उसके लिए। तो बेसिकली डायलॉग्स हैं ये सारे। ठीक है, तो इनके सारे ये पॉलिटिकल रिलेशंस है। इसके अलावा बस ये याद रखना, ऑल्सो रशिया reiterate unwavering support in India for permanent membership in expanded UN Security Council। अब UN Security Council के 5 परमानेंट मेंबर्स है, ये तो तब से है 1945 से। और जैसे नेहरू जी को बोला जाता है कि नेहरू जी की बहुत गलती है इसमें, ये एक पॉइंट है जो एक वैलिड पॉइंट है। उस टाइम पे इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हुई थी, लेकिन इंडिया ने वो परमानेंट मेंबरशिप जाने दी कि आप चाइना को दे दो। इंडिया ने बोला कि चाइना को दे दो, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा पंचशील योजना थी, उस टाइम पे तो हिंदी चीनी भाई भाई था। लेकिन चाइना ने बाद में जाके अपने ट्रू कलर्स दिखाए। तो उस टाइम पे अगर चाहते नेहरू जी तो इंडिया एक परमानेंट मेंबर हो सकता था। अब रशिया क्या बोलता है कि 5 मेंबर्स तो 1945 में थे, अब आज के टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज बन चुकी है, तो आप ये मेंबरशिप को एक्सपैंड कर दो, 6 मेंबर कर दो, 7 मेंबर्स कर दो, और उसमें इंडिया को ऐड कर दो। तो ये जो एक डिमांड है जो पता नहीं कब पूरी होगी, तो उसमें रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। इसमें तो हमारी बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है। इसमें आप देखो कि हमारे बहुत सारे मिसाइल्स हैं। एक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, इसके बारे में पढ़ा था हमने। क्या जानते हो ब्रह्मोस के बारे में, बताओ जल्दी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। सिलेबस देखा है यूपीएससी का, ये बस 2 पेज का सिलेबस है बस मेंस का। प्रीलिम्स में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। देखो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, वो कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है। इवन पीसीएस, चलो हम पीसीएस की बात कर लेते हैं। यूपीएससी और पीसीएस का जो सिलेबस है, या एचसीएस का या एचएएस का, मेंस का सिलेबस कॉपी पेस्ट है बिल्कुल। आप सिलेबस खोल के देखना कभी। पीसीएस का सिलेबस नहीं मिलेगा नेट पे, मेरे से ले जाना, मैं दे दूंगा आपको। यूपीएससी का और पीसीएस का सिलेबस आप मैच करके देखो, एग्जैक्ट सेम है। उसमें जीएस 4 नहीं, एथिक्स नहीं है बस, बाकी सब सेम है। और क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं, और क्वेश्चन सिंपल सिंपल नहीं आते। आप पिछले 2023 का कोई एक पेपर उठा के देख लो, जीएस 1 का पेपर उठा के देख लो। अब जीएस 1 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, पढ़ रहे हो ना, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई ना। जीएस 1 का पहला क्वेश्चन देख लो, पिछले साल का। वो क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डिड इंडियन ज्योग्राफी अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री। समझा मैंने क्या बोला? हाउ डिड द इंडियन ज्योग्राफी अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री। इंडिया की ज्योग्राफी ने कैसे हेल्प किया इंडिया की सोसाइटी को ग्रो करने में, कब? एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके लिए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए, इंडियन सोसाइटी के बारे में भी पता होना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब ये इंटरलिंकिंग है सब कुछ, इसलिए सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। और वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी कैसी है? इंडियन ज्योग्राफी एग्रेरियन ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर होता है। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, 3 साइड वाटर है, बहुत अच्छा मानसून है, ऊपर हिमालयाज है जो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी विंड्स को रोकता है, तो एक क्लाइमेट क्रिएटर है हिमालयाज जो है इंडिया का। उसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो की, उसकी वजह से सोसाइटी ग्रो की। सोसाइटी में हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं। हमारे पास वेस्ट में जो पासेस हैं, वहां से इन्वेडर्स आए तो उसके साथ नॉलेज भी आई, उसके साथ एडवांसमेंट भी आई। एंशिएंट हिस्ट्री में यही पढ़ा ना आपने, हिंदू कुश हिमालयाज में खैबर पास से आर्यंस आए, आर्यंस के पास ग्रीक्स आए, कुशानाज आए, शाकाज आए, सिंथियंस आए, पार्थियंस आए। ये जब इंडिया में आए तो नई चीजें लेके आए, नई लैंग्वेज आई, नई स्क्रिप्ट आई, पाली आई, खरोष्टी आई, पढ़ी ना ये सारी लैंग्वेजेस। बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, तो ये सारा नॉलेज ट्रांसफर हुआ, तो सोसाइटी बढ़ी। सोसाइटी में कास्ट सिस्टम खत्म हुआ। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे नहीं आते। जीएस 3 में क्वेश्चन आया हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन एयरपोर्ट्स को कैसे इफेक्ट कर रही है, उसके चैलेंजेस बताओ। अब प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी का है, एयरपोर्ट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो इंटरलिंकिंग है दो सब्जेक्ट्स के बीच में। चलो, तो ये थोड़े थोड़े फैक्ट है, ये याद रखो। ब्रह्मोस हमने किया तो याद रखो। ब्रह्मोस हमने मिसाइल किया था, ये ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा। ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर है, मॉस्कोवा रशिया की रिवर है, उससे मिलकर ये नाम बना।
ब्रह्मोस मिसाइल दोनों ने मिलकर बनाया ये ब्रह्मोस को, इंडिया और रशिया ने। साथ में सुकोई 30 सीरीज के एयरक्राफ्ट और एक T-90 टैंक्स। ये T-90 टैंक है, इसकी खासियत क्या है कि ये पानी के बीच में भी चल सकता है, तो तैर नहीं सकता। जो ज्यादा शैलो वाटर होता है ना, ज्यादा डीप वाटर नहीं है, ठीक है, उनमें ये टैंक जो है ये चल सकता है। तो इसमें रशिया और इंडिया की कॉपरेशन है। बाकी हमने S-400 किया था, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KA-266 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया, ये बने नहीं, अभी बन रहे हैं, इंडिया में बनेंगे अंडर मेक इन इनिशिएटिव, जो रशिया हमें टेक्नोलॉजी देगा। तो ये सिंपल डिफेंस कॉपरेशन है कि डिफेंस में कैसे कॉपरेट कर रहे हैं। और ये AK सीरीज की राइफल्स अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनेगी अंडर अगेन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कंपनी बना दी इंडिया और रशिया ने मिलके, जॉइंट वेंचर कर दिया। कर लो सर, कर लो। ऑनलाइन भी है बच्चे। अवनीत मैथ्स की क्लास नहीं होगी, सिमरन सुकृति, तो बोट एंड स्ट्रीम के आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने। कल क्लास नहीं हुई थी, जा रहे हो सर, चल रहे हो, बाय बाय। चलो आगे चलें, की बेटी का बर्थडे आज जा रहे। नेक्स्ट तुमने किया था बायलेटरल एक्सरसाइजेस, तो ये भी डिफेंस कॉर्पोरेशन है, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है, याद रखना, इंदिरा, ठीक है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज होती है जिपैड एक्सरसाइज। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, जिसमें इंडिया भी करती है, रशिया भी करती है, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में पता ना आपको। देखो, दो आर्मीज मिलके आपस में ड्रिल करती है। ड्रिल का मतलब समझते हो? जैसे मान लो कि अब कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो अब हम कैसे रिएक्ट करेंगे उसको। तो उसमें नकली टेररिस्ट बना के, तो उसमें प्रॉपर वो एक प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मिलके एक्सरसाइज में बहुत कुछ होता है। जैसे अब, हाँ, जैसे वैसे सीन क्रिएट करके एक रियल टाइम सिचुएशन क्रिएट करके, जैसे आप गेम्स खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी होती है जैसे, ठीक है, बिल्कुल वैसे। अब जैसे मान लो कि आप रशिया की आर्मी हो, मैं इंडिया की आर्मी हूँ, अब हमारे पास कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हैं, मैं आपको अपने गन्स दिखाऊंगा, आप मुझे अपने गन्स दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इंटरऑपरेटेबिलिटी के, अच्छा आप ऐसे रिएक्ट करते हो, हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, हमारे पास ये एयरक्राफ्ट है, आपके पास ये एयरक्राफ्ट है, तो वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं बस। इसको डिफेंस एक्सरसाइजेस बोलते हैं। तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ करता है, फ्रांस के साथ, यूएस के साथ, हमारे जितने नेबर्स हैं उनके साथ, चाइना के साथ भी करता था पहले, अब नहीं होती, ठीक है, मिलके। अब जो रशिया के साथ होती है उसको हम इंदिरा बोलते हैं। कुछ 20-25 एक्सरसाइजेस थी, वो पूरी लिस्ट मैंने आपको भेजी हुई है। जब हमने IR में डिफेंस टेक्नोलॉजी किया था, उसमें साइंस एंड टेक में किया था, जब हमने क्लास में सारी डिस्कस की थी एक्सरसाइजेस, तब आप शायद आए नहीं होगे, दोबारा वो डाउनलोड करके देखा होगा, नहीं देखा होगा, ठीक है। रिसेंटली इंडिया एंड रशिया हैव आल्सो साइंड अ प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ डिफेंस फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। अगले 10 साल तक एक दूसरे को डिफेंस में हेल्प करेंगे। इंडिया वैसे सबसे बड़ा इंपोर्टर है, हम एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट ही कर रहे हैं डिफेंस में। एंड एक हमने कमीशन बनाई है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, मतलब एक फोरम है, एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इस सबकी देख रेख करती है। बस गवर्नमेंट्स नहीं करती, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है। इसे ट्रेड के लिए भी बनाई हुई है हमने, इंडिया रशिया के बीच में जो ट्रेड होगा उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, अब वो देख रेख करेगा इसको। इंडिया में उसको चलाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट आ गया ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस।
कुछ नहीं है, वही डिटेल सी चीजें हैं, थोड़ा सा डाटा है कि कितने बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हमारा हुआ है, कितना हमारा टारगेट है और किन किन सेक्टर्स में ट्रेड है। मोस्टली हमारा डिफेंस में और एनर्जी सेक्टर में ट्रेड है। जैसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम, ठीक है, गैसेस इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड है। उसमें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। मतलब इंडिया की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, उन्होंने चाइना में इन्वेस्टमेंट्स की और चाइना की कुछ ऑयल कंपनीज ने इंडिया में एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टमेंट्स की कि मान लो इंडिया में कहीं पे हमें शेल गैस रिजर्व मिल गए, कहीं पे हमने गैस रिजर्व मिल गए, क्या यहाँ से गैस निकाल सकते हैं, तो वहां पे आके रशियन कंपनी ने प्लांट लगाया कि वो गैस निकालेगा यहाँ पे। उसका कुछ शेयर इंडिया का होगा, ठीक है, कुछ स्टेक 20%, 21% इंडिया का होगा, बाकी रशिया का होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो एनर्जी सेक्टर में, इसमें पढ़ लेना। वैसे यही सारी चीजें इसमें, एक ही इनका इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग है, एक इंडिया रशिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन फॉर ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन, ये एक इनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट ये उसी चीज के बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके बीच में। ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या है? क्लीन एनर्जीज के बारे में। जहां भी ग्रीन आ गया ना, मतलब क्लीन एनर्जी, उसमें सोलर आएगा, विंड आएगा, बाकी जियोथर्मल, टाइडल, जितनी भी एनर्जीज हैं, तो वो सारी एनर्जीज हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बना के। जैसे इंडिया का सोलर पोटेंशियल बहुत है, रशिया का सोलर पोटेंशियल नहीं है, रशिया तो बहुत ठंडा है। रशिया में आप देखो, जो दुनिया के सबसे ठंडे ठंडे सिटीज हैं, सबसे ठंडे विलेजेस हैं, वो रशिया में लाई करती हैं, साइबेरिया में, जहाँ पे सारा साल ही -40, -50, -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो कि नॉर्थ पोल के आसपास के सारे रीजन है। जो साइबेरिया है, जो रशिया के अंडर आता है, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्थ टू साउथ, इसी का पार्ट है वो TRAI, ठीक है, नॉर्दर्न रशिया से सदर्न एशिया तक, साउथ ईस्ट एशिया तक, वहां पे। एंड साइनिंग ऑफ FTA विद EUEA, दिस इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। यूरोप और एशिया की कुछ कंट्रीज है, उनके बीच में इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है, जिसमें कुछ कंट्रीज है जो कि बिल्कुल यूरेशिया में लाया करते हैं, जैसे कि जॉर्जिया है, अजरबैजान है, टर्की है, कजाकिस्तान है, रशिया है। ये यूरेशियन कंट्रीज है जो यूरोप में भी है, एशिया में भी है, ठीक है, यूरोप एशिया के बॉर्डर पे। तो उन कंट्रीज के बीच में एक इकोनॉमिक यूनियन है, मतलब इनके आपस में ट्रेड एग्रीमेंट है। अब इंडिया वो सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। और कल भी मैं आपको बता रहा था ये वीजा वेवर प्रोग्राम जो है कि इंडियंस के लिए वीजा नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे इंडियंस के लिए वीजा नहीं चाहिए, पासपोर्ट है, सीधा जाओ। इंडियंस को वो उस नजर से देखते हैं, उस अच्छी नजर से देखते हैं, ठीक है। ऐसी अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोगों को हर जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, ठीक है। और एक हमारे पास ग्रुप है सार्क, सुना इसके बारे में? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें रशिया इसका पार्ट नहीं है। इसमें जो कंट्रीज हैं उनको याद रखने का सिंपल तरीका है, सारी साउथ एशियन कंट्रीज। इसको याद रखने का तरीका है वैसे कि क्रोनियम है MBA इन BSP, ठीक है। जब हम करेंगे इसके बाद मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी कंट्रीज है। इसमें म्यांमार है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज। अब रशिया चाह रहा था इसका मेंबर बनना, लेकिन रशिया साउथ एशियन कंट्री नहीं, तो हम इसको उसका मेंबर डायरेक्टली नहीं बना सकते, लेकिन रशिया को हमने एक ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया। ऑब्जर्वर स्टेटस होता है कि आप ऑब्जर्व करो कि चल क्या रहा है। जब इसकी समिट होगी ना, रशिया भी आएगा, रशिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जस्ट ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब ये है कि हमारा कोई फ्रेंड दोस्त है, बस हम उसको ऑब्जर्वर स्टेटस देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे इंडिया को बहुत ऐसे एक ग्रुप है, G7 ग्रुप है, इंडिया उसका पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ। जब G7 की समिट होती है तो इंडिया चल जाता है वहां पे, ठीक है। G7 जो है वो पहले G8 होता था, रशिया भी था उसमें, रशिया को निकाल दिया उससे। फिर रशिया ने 2014 में ये यूक्रेन का एक एरिया था क्रीमियन पेनिनसुला, उसको एक्वायर किया था, जिसकी वजह से अभी वॉर हुई। ये 2014 से चल रही है वॉर, अब से नहीं चल रही, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके बीच में। फिर आएगा एनर्जी। एनर्जी के बारे में आपको बता दिया, मोस्टली ये लार्ज ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रशिया के लिए, इंडिया के लिए। रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सप्लोरिंग डेस्टिनेशन है। अब रशिया में हमें पता है कि ऑयल रिजर्व्स हैं, मान लो अदानी जी ने या अंबानी जी ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, वहां पे अपने प्लांट्स लगा लिए, अल्टीमेटली वो ऑयल कहां पे आएगा? वापस इंडिया में आएगा,
तो हमारे लिए एक बहुत, अगर हमने ऑयल सेक्टर में हमने अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो रशिया इज द बेस्ट लोकेशन, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो लॉज हैं, वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। इवन कई सेक्टर्स में तो इंडिया को टैक्स हॉलिडे दे देते हैं। टैक्स हॉलिडे मतलब आपको 20 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, ट्रेड करो। जैसे इंडिया में हमने कुछ एरियाज को टैक्स फ्री किया हुआ है, जैसे ये है चंडीगढ़ के पास, ये बद्दी नालागढ़, सुना आपने? ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है एशिया के सबसे बड़ी। तो इसको हमने टैक्स फ्री डिक्लेयर किया हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए। कंपनीज आएंगी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, तो हम उसको कोई टैक्स नहीं देंगे। अभी ये गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रही है, इसके बारे में तो सुना होगा आपने। गुजरात इंफोटेक फाइनेंस टेक सिटी, टेक्नोलॉजी एक सिटी, अलग से सिटी बन रही है, जो कि बिल्कुल मतलब एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स हैं और फॉरेन की कंपनीज आके यहाँ पे अपना प्लांट्स लगा रही है। तो इस रीजन में गुजरात में गांधीनगर के पास, यहाँ पे भी हमने इसको 20 ईयर टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर किया हुआ कि जितनी कंपनीज इंडिया को छोड़ के बाहर चली गई वो वापस आ जाए। बहुत सारी कंपनीज चली गई इंडिया को छोड़ के। जैसे अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखो, एक शवुले कंपनी होती थी, शर्वुलेट, वो नहीं है अब इंडिया में। ठीक है, फोर्ड ने बहुत सारी अपनी गाड़ियां बंद कर दी। बाइक्स की कंपनी थी हार्ले डेविडसन, वो अब दोबारा वापस आई है, लेकिन उस तरीके से वापस नहीं है जैसे पहले थी। मित्सुबिशी, उसने अपनी गाड़ियां बंद कर दी इंडिया में, क्योंकि इंडिया मार्केट नहीं रही। तो हम उन कंपनीज को दोबारा वापस बुला रहे हैं कि वो इंडिया में आ सके। पंजाब में देखो, पंजाब में कोई इंडस्ट्री नहीं है, गिन चुन के भी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। कुछ कुछ शहर हैं, जैसे मंडी गोबिंदगढ़ है, वो स्टील की इंडस्ट्री है। यहाँ जलंधर है, वो क्रिकेट बैट्स की इंडस्ट्री है, टायर्स की इंडस्ट्री है। लुधियाना तो कपड़े की इंडस्ट्री, साइकिल की इंडस्ट्री है। बस गिनी चुनी 2-3 जगह हैं, क्योंकि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी वो सारी शिफ्ट हो गई हिमाचल में, क्योंकि उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया और इंडिया के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है न्यूक्लियर एनर्जी का। साथ में इंडिया इज कमिटेड टू इट्स नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी को कोई गलत तरीके से यूज नहीं करेंगे। इसलिए रशिया बहुत इंटरेस्टेड रहता है इंडिया में। अब इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है, तो उसने इंडिया में कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में लगाने में इंडिया की हेल्प की है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बीइंग बिल्ट इन इंडिया विद रशियन कॉर्पोरेशन। ठीक है, और हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था, उसका नाम था अप्सरा, उसमें भी रशिया ने हमारी हेल्प की थी। देन एक हमारे पास हमने पढ़ा था न्यू, ये बॉम्बे के पास जगह है, मुंबई के पास जगह है, बॉम्बे हाई, वहां पे महाराष्ट्र में। ठीक है, ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इंडिया उसका पार्ट नहीं है, इंडिया उसका पार्ट बनना चाहता है, पाकिस्तान भी उसका पार्ट बनना चाहता है, लेकिन रशिया हमारी हेल्प करता है उसमें। ठीक है, बाकी कंट्रीज नहीं चाहती कि इंडिया उसका पार्ट बने, जैसे यूएस जैसी कंट्रीज हैं, बट रशिया इज सपोर्टिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन एनएसजी। एक याद रखना। बाकी फ्यूचर में 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में और बनेंगे विद रशियन कॉर्पोरेशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे, जब न्यूक्लियर एनर्जी आपको करवाया था, मैंने उसमें एक मैप डाला था, याद है आपको? उसमें सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे कि कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में। ठीक है, ये अभी रिसेंट जो बन रहा है नया अनाउंस है, वो हरियाणा में अनाउंस हुआ है। हरियाणा में एक जगह फतेहपुर, उसके आसपास फतेहपुर एक गांव है, वहां पे अनाउंस हुआ है। ठीक है, बाकी राजस्थान में लगा हुआ है अभी एक रावत भट्टा, वो हाँ कुछ फतेहाबाद तो अलग है, एक फतेहपुर भी है, वहां पे अनाउंस हुआ है, आप चेक कर लेना। देन नेक्स्ट इज स्पेस कॉर्पोरेशन। स्पेस का भी आपको पता है, स्पेस में जो हमारा सबसे बड़ा रशिया के साथ कॉर्पोरेशन है, दैट इज फॉर गगनयान मिशन के लिए 2018 में अग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम 2024-25 में जाके हम ये अपना एक मिशन भेजेंगे, मैंड मिशन, जिसमें रशिया हमारी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा रशिया के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, उनको हम यूज करते हैं। रशिया का नेविगेशन सिस्टम है ग्लोनास, उसको हम यूज करते हैं। इंडिया के नेविगेशन सैटेलाइट्स का क्या नाम है? इंडिया का नेविगेशन सिस्टम नाविक, एमबीबीएस पेन, एक और आया सार्क कंट्रीज के लिए। नाविक विच वाज कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स हमने किया था, 4 जियो स्टेशनरी और 3 जियो सिंक्रोनस। पूरी यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई थी नाविक को। ठीक है, तो वो तो हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, है तो है हमारे पास, लेकिन हम यूएस का जीपीएस
और कुछ कुछ चीजों के लिए हम रशिया का ग्लोनास यूज कर रहे हैं। ठीक है, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉस्मोस, और इसरो और रोसकॉस्मोस के बीच में ये अग्रीमेंट है गगनयान को लेकर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कॉपरेशन है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ छोटी छोटी चीजें, इनोवेशन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, डिफेंस को लेके, उसमें कहीं कहीं फील्ड्स में हमारी कॉपरेशन है। पढ़ लेना, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कल्चरल कॉपरेशन, आपको कल बताया था, इट इज अराउंड 20 ऐसे रशियन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे रेगुलरली हिंदी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और हिंदी के अलावा और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, पाली, ये भी पढ़ाई जा रही है इस टाइम पे रशिया की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। Also, there is a strong interest among Russian people in Indian dance, music, yoga, Ayurveda, ये सारी चीजों के भी कॉन्टैक्ट है बीच में। और आपको मैंने कल भी बताया था, इसमें शायद लिखा नहीं होगा, हर साल सितंबर में एक इंडिया डे मनाया जाता है रशिया में। ठीक है, अराउंड 34 सिटीज में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जहां जहां पे भी इंडियन है, और रशियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। And regular cultural exchange, India and Russia have been taking since 2015, and on 2nd October 2018 exhibition dedicated to 150th anniversary of Mahatma Gandhi और उनकी दोस्ती with लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर था। ये लियो टॉल्स्टॉय का बहुत बड़ा इफेक्ट था महात्मा गांधी के ऊपर, महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर। लियो टॉल्स्टॉय को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में मिले थे। ठीक है, एक रशियन राइटर था, और लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक थी, द गॉड इज विद इन यू, भगवान आपके अंदर ही है। उस बुक को पढ़ के महात्मा गांधी बहुत इंस्पायर हुए थे। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगर आपको मैं करवाऊंगा, पता नहीं मैं करवाऊंगा कि सर करवाएंगे। ठीक है, मैं करवाऊंगा तो मैं तो करवाता हूँ। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जाके कुछ बुक्स पढ़ते हैं, जैसे एक सिविल डिसोबीडियंस बुक है बाय हेनरी डेविड थॉरो, एक बुक है अनटू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किन, और लियो टॉल्स्टॉय की बुक है। इन सारी बुक्स को पढ़ के उनमें ये नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, इन सारी चीजों का आइडिया आता है। सत्याग्रह सुना ना आपने वर्ड, सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सत्या और आग्रह। सत्य का मतलब क्या है? सच, आग्रह करना मतलब रेजिस्ट करना। तो बेसिकली सच्चाई को यूज करके आपने लड़ाई लड़नी है विद नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर था, तो रशिया इस चीज को सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स वीकनिंग द इंडो रशिया रिलेशंस। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे इंडियन रशिया के जो रिलेशंस हैं वो वीक हो रहे हैं? चलो कोई, पहला है इश्यूज रिलेटेड टू डिफेंस। डिफेंस में आपको बता दिया कि इंडिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी को डाइवर्स कर रहा है। हमने तो इवन ये साल हमने बोल दिया डिफेंस अब्जॉर्प्शन करेंगे, जिसकी वजह से रशिया के एक्सपोर्ट्स को दिक्कत है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे सारी चीजें बनाएंगे तो रशिया से फिर खरीदेंगे थोड़ी, तो ये प्रॉब्लम है। देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन ऑर्डर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम रशिया बिकॉज इंडियाज डिजायर टू डाइवर्सिफाई द डिफेंस इंपोर्ट्स। हम सिर्फ रशिया से ना लें, बाकी कंट्री से भी लें और खुद भी बनाएं। एंड डिससैटिस्फैक्शन इन इंडिया विद द पोस्ट सेल सर्विसेज एंड मेंटेनेंस बीइंग ऑफर्ड बाय रशिया, ये भी दिक्कत है इंडिया को। जैसे वो आईएनएस विक्रमादित्य था, कल बताया था ना आपको, इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो हमने बनाया वो विक्रांत है, जो हमने लिया था रशिया से वो विक्रमादित्य है। वो 5 साल डिले हुआ था, उसकी डिलीवरी थी वो 5 साल लेट हुई थी, तो ये भी हमें एक डिससैटिस्फैक्शन है। ठीक है, सो सम ऑफ दीज इंक्लूड द 5-year delay in delivery of aircraft carrier Admiral Gorakshov, later named as INS विक्रमादित्य, और उसकी कॉस्ट एक्सेलेशन, मौके पे प्राइस भी बढ़ा दिया गया उसका। ठीक है, जो कि बहुत पुराना एक जहाज था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था, और हमें मिला कब है? 2016 में, और हमने 3 साल उसको फंक्शन किया, उसके बाद हमने उसको भी रिटायर कर दिया और उसको म्यूजियम बना दिया। अभी आईएनएस विक्रमादित्य विशाखापट्टनम में परमानेंटली प्लेस्ड है, जो कि एक म्यूजियम है और ट्रेनिंग एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया जाता है। जो हमारा पहला एसबीआई का ऑफशोर एटीएम बना था, मतलब लैंड से बाहर कहीं एटीएम बना था, तो वो इस पे बना था, आईएनएस विक्रमादित्य। दूसरा, रशियाज एप्रीहेंशन ओवर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब इंडिया जो है वो न्यूट्रल चलता है, इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यूएस के साथ भी हाथ जोड़ के रखना चाहता है, जो कि रशिया के लिए एक कंसर्न है। So Russian officials have been reportedly criticized the idea of Indo-Pacific and Quad. अब क्वाड नेशन में तो रशिया नहीं है, क्वाड में तो इंडिया है, यूएस है, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। और ये चारों क्यों इकट्ठे हैं? चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना जो कि रशिया का दोस्त है। ठीक है, तो ये कंसर्न है थोड़ा रशिया का। एंड रशिया बिलीव्स दैट इंडिया इज करंटली एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज।
कि इंडिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज के इशारों पे नाच रहा है आज के टाइम पे, बट रशिया बिलीव्स समवेयर। और कुछ कंसर्न्स है हमारे। सबसे बड़ा कंसर्न द यूएसए फैक्टर होना चाहिए बिल्कुल। So the source of divergence between India and Russia interest lies in continuing problems with Russia faces in its relations with the US। अब रशिया इतना ज्यादा यूएस के खिलाफ है कि देखो, ईरान ने जब अपना न्यूक्लियर एनर्जी ढूंढा तो उस टाइम पे यूएस का प्रेसिडेंट बैराक ओबामा था। तो बैराक ओबामा ने बोला ईरान को कि अगर आप अपने न्यूक्लियर टेस्ट करोगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, मतलब आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया विद सपोर्ट ऑफ रशिया एंड चाइना। अब आज उसके ऊपर सैंक्शंस है, आज यूएस ईरान के साथ ट्रेड नहीं करता, तो रशिया ने बोला कोई बात नहीं, हम ट्रेड करेंगे आपके साथ। रशिया, ईरान और चाइना ये तीनों मिलके अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं कि ट्रेड हम यूएस डॉलर में भी नहीं करेंगे। वैसे तो पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो वो यूएस डॉलर में हो रहा है, जो यूएस की करेंसी है, ठीक है। तो ऐसे ये यूएस को साइडलाइन कर रहे हैं अपनी जो इनकी लोकल करेंसी है उसमें। जैसे रशिया की करेंसी क्या है, चाइना की येन, रशिया के रूबल के उस करेंसी। So the consequence of this confrontation is that Moscow has increasingly learned a China both for support as well as a way to undermine American power। मतलब रशिया जो है वो चाइना को अपने क्लोज रख रहा है, ठीक है, कि साउथ एशिया में भी एक डोमिनेंस बनाया जा सके और यूएस को भी साइडलाइन किया जा सके। लास्ट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ ग्रेटर प्रोस्पेक्ट विद इंडिया यूएस एंगेजमेंट इट माइट डिफिकल्ट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इंडिया रशिया टाइज एज वेल। तो इंडिया के लिए मुश्किल है कि रशिया को भी खुश रखना है और यूएस को भी खुश रखना है। ठीक है, यूएस के साथ हमारे कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि हमें करने जरूरी भी हैं, क्योंकि एक तो इंडियन डायस्पोरा बहुत है यूएस में बहुत सारे इंडियन लोग हैं, ठीक है, जो कि पैसा लेके जाते हैं यहाँ से। यूएस की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया के सिर पे चल रहा है। जो यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और दूसरा, इंडिया में बहुत सारा रेमिटेंसेस यूएस से आ रहा है, इंडिया में बहुत पैसा यूएस से आ रहा है। अब यहाँ से लोग यूएस जा रहे हैं तो यूएस का पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें, रशिया हमारा ज्यादा अच्छा दोस्त है। रशिया हमें एज अ कंट्री हमें ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन कंट्री के जो लोग हैं उनको ज्यादा फायदा यूएस पहुंचा रहा है। तो हमें दोनों को बैलेंस करके रखने की जरूरत है, ठीक है। और ये लास्ट में लिखा हुआ है वे फॉरवर्ड कि आगे हमारे फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया रशिया कंटिन्यू टू शेयर कॉमन स्ट्रेटेजिक रेशनल फॉर द रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम बायलैटरल सिनर्जीज। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो दोनों कंट्रीज इन ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, जैसे G20 है, ब्रिक्स है, SCO है, ईस्ट एशिया समिट है, उन सब के। और ये सारी चीजें पढ़ लेना आप, ये वही बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया जरूरी है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए रशिया जरूरी है, इंडिया की अगर हमने परमानेंट सीट चाहिए तो उसके लिए रशिया जरूरी है, अगर कश्मीर इशू को लेके पाकिस्तान हमें चैलेंज करता है यूएनओ में तो उसमें रशिया हमें सपोर्ट करता है, तो रशिया जरूरी है, ठीक है। बाकी जितने सेक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं इन सब सेक्टर्स में रशिया जरूरी है, क्योंकि यूएस के साथ कंपेयर करें तो रशिया के साथ हमारी कॉपरेशन ज्यादा बड़ी है। ऐसा नहीं है यूएस के साथ नहीं है, यूएस के साथ भी है डिफेंस में, यूएस के साथ भी है स्पेस में, नासा के साथ हमारे बहुत सारे मिशन हैं, नासा को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नासा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में मतलब बैलेंस बना के चले, तो यही हमारी एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है, फिर बाकी अब 2 क्लासेस रहेगी, उसमें हम सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे। बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना, इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया, म्यांमार, उस सबके नोट्स में आपको भेज दूंगा, क्या पढ़ लेना, कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। वैसे कोई डाउट आएगा नहीं, वो छोटे छोटे हैं, सिंपल। उसमें आपको करना क्या, देखो किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन पढ़ना है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बस ये 3 चीजें। हिस्टोरिकल रिलेशन स्टार्ट कैसे हुए, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगा उसका। जैसे इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया म्यांमार, इंडिया श्रीलंका, ये नेबरिंग कंट्रीज छोटी छोटी हैं, आपको भेज दूंगा इसके नोट सारे, ठीक है। क्लियर है?